नमस्कार, आप देख रहे हैं बिग फाइट लाइव। आपके साथ मैं श्वेता मिश्रा अवस्थी। नेशनल हेराल्ड केस में सोनिया गांधी और राहुल गांधी की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। आज दिल्ली की विशेष अदालत में नेशनल हेराल्ड केस में हुई सुनवाई के दौरान प्रवर्तन निदेशालय ने कांग्रेस के धोखाधड़ी के आरोपों की परतें खोल दी। ईडी ने बताया कि यंग इंडिया नाम की नई कंपनी को बस इसलिए बनाया गया ताकि एसोसिएटेड जर्नल्स लिमिटेड की करोड़ों की संपत्ति को बस चंद पैसों में हथिया लिया जाए। ईडी ने बताया कि एजीएल नाम की एक कंपनी थी जो मुनाफा नहीं कमा रही थी क्योंकि अखबार का प्रकाशन बंद हो चुका था। ईडी ने बताया कि यंग इंडिया में सोनिया गांधी, राहुल गांधी, सुमन दुबे और सैम पित्रोदा प्रबंधकीय पदों पर थे। कंपनी एजीएल के पास करीब 2000 करोड़ रुपए की संपत्ति है, जिसका 90 करोड़ रुपए के कर्ज के बदले अधिग्रहण कर लिया गया। ये एक धांधली है जिसमें कोई असल लेन देन नहीं हुआ। एजीएल का अधिग्रहण कांग्रेस ने नहीं किया बल्कि यंग इंडियन ने किया। एएसजी राजू ने बताया, जांच से पता चलता है कि यंग इंडियन पर राहुल गांधी और सोनिया गांधी का नियंत्रण था। दोनों ने मिलकर एक सोची समझी साजिश के तहत 76% शेयर अपने पास रखे थे। वास्तव में ये कंपनियां सोनिया और राहुल गांधी के नियंत्रण में थी और इनके संचालन के लिए वही जिम्मेदार थे। ये एक साजिश के तहत किया गया। बात आज इसी खास मुद्दे पर। जिन लोगों ने जैसा किया है वैसा उनको भरना पड़ेगा। इन्होंने पहले भी डॉक्टर मनमोहन सिंह के टाइम में बदनाम किया था और आज भी कांग्रेस को बदनाम कर रहे हैं। और चलिए इस खास मुद्दे पर चर्चा के लिए खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सबसे पहले उनसे रूबरू करा दें आपको। हमारे साथ चर्चा में मौजूद हैं डॉक्टर अपूर्वा सिंह जी, प्रवक्ता हैं बीजेपी से। बहुत स्वागत है डॉक्टर अपूर्वा आपका। आरसी चौधरी जी भी हमारे साथ है, प्रवक्ता है कांग्रेस से। आरसी जी आपका भी बहुत स्वागत है। और साथ ही सत्येंद्र सिंह जी भी हमारे साथ जुड़े हैं, रिटायर्ड डिप्टी डायरेक्टर ईडी से। सत्येंद्र जी आपका भी बहुत स्वागत है। बेहद अहम मामला है और कुछ देर में योगेंद्र गुप्ता जी भी हमारे साथ जुड़ेंगे। शुरुआत सत्येंद्र जी आपसे करना चाहते हैं, नेशनल हेराल्ड मामला, इस मामले को कैसे देखिए? क्या माना जाए ये धोखाधड़ी का एक बड़ा उदाहरण है ये मामला, या फिर राजनीतिक तौर पर सोची समझी साजिश है जिस तरह से आरोप लगा रहे हैं? क्योंकि ईडी तो इसे बहुत गंभीर मान रही है, सबूत अपने स्तर पर रखे हैं। आप इसे बेहतर बताइए कि ये मामला है क्या? क्या वाकई में मुश्किलें आने वाले वक्त में राहुल गांधी और सोनिया गांधी के लिए खड़ी हो सकती हैं और भी ज्यादा? सभी दर्शकों और मेरे को-पैनलिस्ट को नमस्कार जी। देखिए, जहां तक ये मामला, क्योंकि सब जुडाइस है, अदालत के अंदर है, ईडी ने अपने जो सबूत है वहां रख दिए हैं, डिफेंडेंट्स अपना रखेंगे। लेकिन मैं बहुत साधारण शब्दों में कहूं, देखिए मुख्य आरोप क्या है? मुख्य आरोप यह है कि एजीएल के पास 2000 करोड़ के करीब संपत्ति थी, जिसको एक नई कंपनी यंग इंडिया लिमिटेड को ट्रांसफर कर दिया गया, जिसको कि नॉन प्रॉफिट कंपनी कहा गया। ये बात अलग है कि अब सुप्रीम कोर्ट तक ने उसको इनकम टैक्स के उसके एप्लीकेशंस पे नॉन प्रॉफिट कंपनी नहीं माना है, टैक्स डिमांड रेज हो गई है। लेकिन बहुत ही एक मैं छोटी बात की तरफ आपका ध्यान दिलाना चाहूंगा कि एजीएल, जो कि 1937 में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने स्थापित की थी, करीब 5000 करोड़ कांग्रेसी जो स्वतंत्र सेनानी जो भी थे इसके शेयर होल्डर्स थे। कंपनी घाटे में चली गई, 2008 में बंद होने की नौबत आ गई, वो सब अपनी जगह ठीक है। लेकिन 23 नवंबर 2010 को एक यंग इंडिया लिमिटेड नाम की नॉन प्रॉफिट कंपनी बनाई जाती है, सिर्फ 5 लाख की पेडअप कैपिटल के साथ, जिसका 76% शेयर सोनिया जी और राहुल जी के पास है, बचा हुए 12 ऑस्कर फर्नांडिस और मोतीलाल बोरा जी के पास था। चलिए, ये भी कोई बात नहीं। लेकिन सिर्फ 3 महीने में 26 फरवरी 2011 को सिर्फ 50 लाख रुपए के बदले में एजीएल की 99% शेयर होल्डिंग यंग इंडिया लिमिटेड को ट्रांसफर कर दी जाती है। वह कंपनी जो 90 करोड़ का लोन तो मान लीजिए नहीं चुका पाई, लेकिन जिसके पास 2000 करोड़ की संपत्तियां थी, सिर्फ 3 महीने में। यहां कुछ पर्सन खड़े होते हैं, आम आदमी को भी लगेगा कि ऐसी क्या हो गया। एक नवंबर 2010 में कंपनी बनती है 5 लाख रुपए की, और 2011 फरवरी सिर्फ 3 महीने में 2000 करोड़ की संपत्ति की मालिक कंपनी की शेयर होल्डिंग ट्रांसफर कर दी। तो यहाँ थोड़ा सा क्वेश्चन मार्क है। देखिए, लीगल बैटल अपनी जगह, आरोप अपनी जगह, प्रत्यारोप अपनी जगह है। लेकिन मेरा मानना है कि सवाल का जवाब, अब मतलब सवाल जो है यही जवाब भी है अपने आप में, कुछ इशारा करता है। 50 लाख रुपए में कंपनी दी गई, यंग इंडिया लिमिटेड के पास 50 लाख रुपए भी नहीं थे।
उन्होंने 1 करोड़ रुपया लोन लेना दिखाया कुछ कंपनियों से। वो भी साबित हो गया है कि वो सारा एक मतलब हवाला कहूं जो भी कहें, वो कलकत्ता कंपनी से आया। कलकत्ता कंपनियां बदनाम हैं इस तरह के ट्रांजैक्शन करने के लिए, जो नगद पैसा लेकर लोन से लेकर हर चीज प्रोवाइड कराती हैं। मतलब 1 करोड़ रुपए भी नहीं था, चलिए वो भी हो गया। लेकिन 50 लाख रुपए में आपने 2000 करोड़ की संपत्तियां, क्या आप मालिक बन गए? आप अपने आप को नॉन प्रॉफिट कंपनी कहते हैं। मतलब उस संपत्तियों से किराया ही इतना आ रहा था हर महीने। तो ये क्वेश्चन मार्क। अब एक सवाल जो आज निकल के आया वो ये आया कि जब एजीएल को दिया गया यंग इंडिया लिमिटेड को, उसके शेयर होल्डर कौन लोग थे? देखिए शुरू में 5000 लोग थे, लेकिन ज्यादा डिटेल्स क्योंकि पब्लिक डोमेन में नहीं है, ये क्लोजली हेल्ड कंपनी थी। लेकिन फिर भी 20 सितंबर 2010 को 20 सितंबर 2010 को 1057 इसके शेयर होल्डर्स थे, जहां तक मेरी जानकारी है। उसमें बड़े शेयर होल्डर कौन थे? ललित सूरी, ज्योत्सना सूरी, भारत होटल्स वाले, सिंधिया इन्वेस्टमेंट, मोहन मिकिंस वाले, और गुलाम नबी आजाद, शीला दीक्षित, मोतीलाल वोरा, ऑस्कर फर्नांडिस, और ये अपने जो चीफ जस्टिस काटजू रहे उनके पिताजी केएन काटजू, इवन प्रशांत भूषण के पिताजी शशि भूषण जो देवलोक हो गए, उनके नाम भी शेयर्स थे। तो उन शेयर होल्डर से भी एक आरोप लगाया है कई जगह कि हमारी बिना जानकारी के हमारी शेयर्स ट्रांसफर कर दिए गए। चलिए सब लीगल बैटल है। जी 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 बिल्कुल सत्येंद्र जी, बेहद अहम आपने भी जानकारी दी। और आरसी जी, क्योंकि कांग्रेस का एक ये मामला है, नेशनल हेराल्ड से धोखाधड़ी का मामला नहीं माना ही जा रहा है कि बड़ी साजिश रची गई और करोड़ों का फॉल्ट यहां पर किया गया है। मामले में सुनवाई भी जारी है, ईडी अपनी तरफ से जो सबूत रख रही है उसमें तो ये कह रही है कि साजिश की गई है और एक बड़ा घोटाला है। लेकिन स्टैंड क्या है कांग्रेस का? क्योंकि अगर कांग्रेस सही है तो फिर कानूनी तौर पर इससे अपने आप को अलग क्यों नहीं कर पाए? अब तक लंबे वक्त से ये मामला चल रहा है। मैं तमाम सत्येंद्र जी की, हाँ ठीक है बताइए। ईडी के जो पूर्व डायरेक्टर हैं, मैं उनकी तमाम बातें सुन रहा था। उन्होंने शेयर होल्डर्स का जिक्र किया और कई बातों का जिक्र किया। एजीएल जो कंपनी एक्ट के तहत जो बनी, उसके बाद में उन्होंने एक शब्द इस पे नहीं कहा कि एजीएल का यंग इंडिया को कितना पैसा ट्रांसफर हुआ, उसके जो शेयर होल्डर्स हैं उन्हें कितना लाभांश मिला, उन्हें कितनी सैलरी मिली, कितना डिविडेंड मिला या प्रॉफिट कमा के कितना लिया, एक शब्द उन्होंने नहीं कहा। मैं उनका साधुवाद करना चाहूंगा कि उन्होंने इस बात का जिक्र किया कि पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इस देश की आजादी की लड़ाई के समय जनता की आवाज को मुखर करने के लिए, देश को आजाद कराने के लिए नेशनल हेराल्ड की जो स्थापना की थी, आज उस विचार को वो पत्र, समाचार पत्र इसलिए चुपता है क्योंकि स्वतंत्रता से जुड़े हुए तमाम जो तथ्य है उसको ये सरकार नस्तनाबूद करके और मिटाना चाहती है। जो इन्होंने जिक्र किया, कानूनी जो पेचीदों का जो जिक्र किया, मैं ये कहना चाहूंगा कि 2012 में जो भारतीय जनता पार्टी के नेता सुब्रमण्य स्वामी इस केस को लेके गए थे, वो सुब्रमण्य स्वामी आज उस सरकार पे क्या कहते हैं? ये जो राष्ट्रवाद का जो ढोंग कर रही है सरकार नहीं, ये प्रोपेगेंडा चला रही है। वो सुब्रमण्य स्वामी जिसने नेशनल हेराल्ड केस को लेके गए। जब ईडी सरकार पे जब पर्सन होते हैं, चाहे विदेश नीति को लेके हो, चाहे कूटनीति को लेके हो, चाहे देश के मुद्दे हो, बेरोजगारी हो, तमाम जब चुनौतियों के मुद्दे जब सरकार को बेचैन करने लगते हैं, तो वहां पे जवाब जब अगर जनता का सच के तौर पे आता है तो ईडी की दस्तक पड़ती है। ये केस नहीं, बदले की राजनीति है जिसके सामने ना कांग्रेस कभी झुकी है, ना झुकेगी, ना डरी है और ना ही डरेगी। ये प्रतिशोध की जो कार्रवाई कर रहे हैं उस पे सुप्रीम कोर्ट हो चाहे देश के हाई कोर्ट हो, ईडी को लेके क्या तल्ख टिप्पणियां की है ये स्वयं सत्येंद्र जी बता देंगे। कहा कि प्रतिशोध के आधार पे ईडी बिना एफआईआर दर्ज किए हुए भी गिरफ्तार तो कर सकती है, लेकिन उसके चालान को पेश करने के लिए क्या होंगे? 6000 मुकदमे दर्ज किए 10 सालों में, 99% विपक्षी दलों पे और विपक्ष के नेताओं पे और उन समूह पे किए गए जो सरकार से प्रसन्न करते हैं और सरकार को बेचैन करते हैं, उन पे सजा की प्रतिशत कितना है? 0.05%। आखिर आज ईडी राजनीतिक प्रतिशोध का हथियार बन चुकी है और इस कार्रवाई से ना ये हमारी कांग्रेस पार्टी को झुका सकती और ना उस नेतृत्व को झुका सकती जो जनता के मुद्दों को मुखर करती है,
संविधान की रक्षा करती है और मीडिया संस्थानों के साथ खड़े होकर उन्हें बोलने के लिए, आजादी के लिए, लड़ाई के लिए प्रेरित करती है। इसलिए ये लड़ाई एक किसी व्यक्ति से नहीं है, ये सोनिया गांधी और राहुल गांधी पे हमला नहीं है, ये उस विचार पे हमला करना चाहते हैं जो सरकार को बेचैन करता है और सरकार को जवाबदेही तय करने के लिए बिठाना चाहता है। मैं कहना चाहता हूं, जब पैसे का ट्रांसफर नहीं हुआ, 1 रुपए का लेन देन शेयर होल्डर्स के नाम पे नहीं हुआ, 1 रुपए का संपत्ति का स्थानांतरण एजीएल से यंग इंडिया को नहीं हुआ, जब अगर पैसे का स्थानांतरण नहीं, फिर ईडी कैसे? इसलिए ईडी राजनीतिक हथियार के तौर पे आ रही है। हम जानते हैं इस देश की न्यायपालिका पे पूरा भरोसा है, हम सदन में लड़ेंगे, सड़क पे लड़ेंगे और न्यायपालिका पे भी लड़ेंगे। और स्वतंत्रता की इस जो स्वतंत्रता का जो ये प्रतीक बन चुका है और जो आम जन की आवाज बन चुका है, उसके लिए हम हर लड़ाई लड़ेंगे। ठीक है आरसी जी, आपने कहा कि ईडी को हथियार बनाया गया, इंटेंशनली ये कार्रवाई की जा रही है क्योंकि ऐसे कितने ही मामले हैं जिस पर कोई कार्रवाई नहीं की। चलिए अपूर्वा जी में मसला। अपूर्वा जी, आपने सुना कि रिटायर्ड जो डिप्टी डायरेक्टर ईडी के उन्होंने क्या कहा, सत्येंद्र सिंह जी ने, और आरसी जी ने भी क्या कहा। लेकिन अपूर्वा जी, एक सवाल ये भी उठता है, चलिए मान लिया जाए कि नेशनल हेराल्ड बड़े धोखाधड़ी का मामला था ये, लेकिन पिछले 10 सालों में आखिर स्पष्ट कार्रवाई इस मामले को लेकर क्यों नहीं हो पाई अब तक? या फिर इसमें वक्त लगेगा, बड़ा मामला है और ईडी अपने स्तर पर जांच कर रही है इसलिए टाइम लग रहा है, क्या वजह है क्या? श्वेता जी देखिए, सबसे पहली विडंबना ये है कि अभी आरसी जी ने यहाँ पर बोला कि किस प्रकार से नेशनल हेराल्ड ने, जवाहरलाल नेहरू जी ने स्वतंत्रता के अंदर जो योगदान दिया, जो उनकी भूमिका थी, उसको जो है वो पथभ्रमित किया जा रहा है या उसको दबाने का प्रयास किया जा रहा है। मैं तो ये जानना चाहती हूँ कि अगर नेशनल हेराल्ड के अंदर इतना स्वतंत्रता का योगदान है या उन्होंने बहुत ही मुखपत्र बनने के लिए स्वतंत्रता के लिए इस पेपर को खोला या चलाया था, तो मुझे ये बता दें कि चंद्र बाबू गुप्ता जी जो इन्हीं के पार्टी के जो सीएम हुआ करते थे, उन्होंने नेशनल हेराल्ड को लेकर के इतनी चिंताजनक बातें जो है अपनी किताब सफर ना रुकेगा ना थकेगा के अंदर क्यों लिखा? लोह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल जी ने जवाहरलाल नेहरू जी को पत्राचार करके बार बार नेशनल हेराल्ड के अंदर क्या कमियां हो रही हैं, 75,000 रुपए किन 2 व्यक्तियों ने दिए, उनको किस प्रकार से एविएशन इंडस्ट्री के अंदर शेयर दिए जा रहे हैं, उसके ऊपर उन्होंने पत्राचार किया। नेहरू जी ने हमेशा सेफगार्ड करते हुए लिखा और लास्ट में फाइनली सरदार भाई को ये लिखना पड़ा, पटेल साहब को लिखना पड़ा कि क्योंकि मुझे आपका नजरिया ऐसा लग रहा है कि आप उस पक्ष को बचाना चाहते हैं, मुझे लगता है आपसे बात करना जो है वो बिल्कुल पॉइंटलेस है, सेंसलेस है। इस प्रकार की अगर पत्राचार ऑन रिकॉर्ड हो तो हमें सोचना पड़ेगा। दूसरी बात ये, कांग्रेस कहती है हमने आजादी में भूमिका निभाई, तो नेशनल हेराल्ड या 2000 करोड़ की संपत्ति 90 करोड़ रुपए के लोन पे या उधारी पे और उसको 50 लाख रुपए के अंदर खरीदना, क्या स्वतंत्रता की कीमत है? इनको ये तो जवाब देना होगा। ये कहते हैं, इन्होंने अभी कहा कि बहुत अच्छी बात की सत्येंद्र जी ने कि ना सैलरी का जिक्र आया, ना डिविडेंड का जिक्र आया, ना प्रॉफिट का जिक्र आया। साहब 2000 करोड़ की संपत्ति आपके पास आ गई है, उसके बाद में भी आपको सैलरी चाहिए? अरे कहीं तो भूख कांत करिए, कहीं तो लालच कांत करिए, उसके बाद में भी आप कह रहे हैं हमने सैलरी नहीं ली, ये नहीं ली, वो रह रहे। 2000 करोड़ की संपत्ति सीधे रूप से जाती हुई दिख रही है। ऐसी क्या मजबूरी थी कि आपको 76% शेयर केवल राहुल गांधी जी और सोनिया गांधी जी को रखने थे और बाकी के जो 24% थे वो भी उन्हीं के जो 2 उनके सहभागिता निभाते हैं चाटुकार व्यक्ति है, उन्हीं लोगों के नाम करने थे। ये प्रश्न हम तो नहीं उठा रहे, ये ईडी पे प्रश्न उठा रहे हैं। ईडी भारतीय जनता पार्टी नहीं है, ईडी इस भारत की एक स्वतंत्र एजेंसी है जिसका उपयोग इनको भी अपने शासनकाल में करना चाहिए था, मगर ये डरते थे क्योंकि जो आदमी चोरी करेगा, जो आदमी काले काम करेगा, वो अपने कारनामों में से स्वयं ही डरेगा। वो किसी भी ऐसी एजेंसी को पावरफुल बनाने से डरेगा कि जो समय जाने के बाद में अगर आपने उसको अपनी शक्तियां यहां दिला दी तो वो आपकी सत्ता जाने के बाद में आपके अगेंस्ट भी काम कर सकती है। इसीलिए इन्होंने डर के ऐसी जितनी भी प्रकार की मशीनरीज थी जो हमारे संविधान में वर्णित थी, जो जिनको बनाया गया था, उनको इन्होंने बिल्कुल निष्क्रिय करके रखा। आज हम सच्चे हैं, 10 साल के अंदर A to Z स्कैम्स हैं कांग्रेस के, और ये मैं नहीं कह रही, ये आप आज उठा करके देखिए। ए उठाइए, आदर्श घोटाला निकलेगा, बी से बोफोर्स निकलेगा, सी से कोल स्कैम निकलेगा, ए से लेके जेड तक मैं यहाँ पे स्कैम 10 वर्षों के गिना सकती हूँ, मगर आज हम 11 वर्षों से इसके अंदर है। एक स्कैम इन्हीं के प्रधानमंत्री जी ने कहा था ना, प्रधानमंत्री जी पूरे देश के थे पर इन्हीं की पार्टी थी जो कहते थे मैं 1 रुपया भेजता हूं 35 पैसे मिलते हैं। क्यों उन्होंने नहीं सोचा कि वो 65 पैसे भी मेरी जनता के पास पहुंचे, उसके लिए मैं क्या कर सकता हूं? क्योंकि उस 65 पैसे से कांग्रेस चलती थी, मगर ये हम जैसी सरकार में आए, सत्ता में, हमने सोचा, आम जन का हमने सोचा। तो देखिए ईडी जो कार्रवाई कर रही है, जिसकी जैसी करनी है उसको वैसा भरना पड़ेगा। और अगर इन्होंने लालच के अंदर आकर के देश की संपत्ति को लेकर के और उस संपत्तियों के ऊपर बियर की दुकान और ये सब चलाना, मॉल बनाना, उसको ध्वस्त करेगी न्यायपालिका। ठीक है, योगेंद्र गुप्ता जी राजनीतिक विश्लेषक हमारे साथ है। योगेंद्र जी बहुत स्वागत है आपका। योगेंद्र जी, इस पूरे मामले को देखा जाए, ईडी पर सवाल उठ रहे हैं। ईडी तो न्यायिक प्रक्रिया
के तहत काम आगे कर रही है। सबूत के आधार पर कोर्ट में मामले में सुनवाई होती है और सुनवाई आगे बढ़ती है। उसके लिए सबूत चाहिए, किसी को आप ऐसे ही कटघरे पे नहीं खड़े कर पाओगे या दोषी सिद्ध नहीं कर सकते, और इसलिए इसमें वक्त भी लग रहा है। लेकिन फिर भी ईडी टारगेट हो रही है राजनीतिक तौर पर। कैसे इस मामले देखो, बड़ा घोटाला है, बड़ा मामला है, देश भर की नजरें उस पर भी, नाम 2 बड़े लोगों का इसमें शामिल है कांग्रेस से जुड़े हुए, कैसे इसको छोटा मोटा मामला मान लिया जाएगा? और जो कह रही है कांग्रेस कि ये इंटेंशनली किया जा रहा है, जानबूझकर किया जा रहा है, इसमें ऐसा कुछ नहीं है। इस पूरे मामले को लेकर क्या कहेंगे आप, जबकि सुनवाई आज भी हुई? श्वेता, इसके 3 पहलू हैं। एक पहलू राजनीतिक है, दूसरा पहला कानूनी है, और जो तीसरा है वो ईडी के ऊपर सवाल उठाना है। तो अगर मैं कहूं ईडी पे सवाल जहां तक उठाने का सवाल है, तो देखिए जो राजनीतिक दल सत्ता में होता है वो अपने हिसाब से कार्यशैली बनाता है, अपने हिसाब से काम करता है। कांग्रेस के शासन में सीबीआई का बोलबाला था और उस वक्त कहा जाता था कि सीबीआई कांग्रेस का तोता है। आपने सुना होगा, हमने बहुत बोला भी है सब कुछ वहां पर। उस वक्त ईडी इतनी प्रभावशाली नहीं थी, लेकिन सीबीआई के माध्यम से अगर कोई राजनीतिक प्रतिद्वंद्विता थी तो उसको मैनेज करने की कोशिश की जाती थी। आज ईडी प्रभावशाली है, उस पर आरोप लगते हैं, तो ये आरोप अगर कांग्रेस सत्ता में होगी तब भी लगेंगे, भाजपा सत्ता में होगी तब भी लगेंगे। सवाल ये उठता है, अब इसके दूसरे पहलू पर आते हैं, जो कानूनी पहलू। अभी कानून की बहुत सारी बातें हमारे जो एक्सपर्ट थे, रिटायर्ड ईडी के अधिकारी, उन्होंने बताया। जो कानूनी पहलू है, निसंदेह वो कानूनी पहलू थोड़े से गंभीर है, उनमें सत्यता है नहीं है, वो कानून क्या है, कोर्ट में कैसे पेश होंगे, कोर्ट में क्या जवाब दिया जाएगा, ये अलग बात है। लेकिन जो कुछ कहा जा रहा है यंग इंडिया को लेकर के, जो कुछ कहा जा रहा है अन्य संपत्तियों को लेकर के, जिस तरीके से कहा जा रहा है कि 50 लाख के बदले में 2000 करोड़ की संपत्तियों को हासिल कर लिया गया, तो निस्संदेह वो गंभीर सवाल है। कांग्रेस पार्टी को इन सवालों को लेकर 2 तरीके से संघर्ष करना पड़ेगा। एक, जनता के बीच में जाना पड़ेगा कि जनता में जो नैरेटिव सेट होगा, अगर भाजपा पे आरोप लगाते हैं कि भाजपा नैरेटिव सेट कर रही है, तो जो भी नैरेटिव सेट कर रही है उसको मौका मिल रहा है, क्योंकि कहीं तो कुछ खामी है, तो जनता के बीच जाकर के उस नैरेटिव को तोड़ना पड़ेगा। दूसरा, कानूनी उनको लड़ाई लड़नी पड़ेगी। अब जहां तक सवाल राजनीतिक पहलू का है, तो निस्संदेह कांग्रेस सड़कों पर आएगी, कांग्रेस आरोप लगाएगी, ईडी पर आरोप लगाएगी, मोदी पर, सब पर आरोप लगेंगे। लेकिन फिर मुद्दा वही आ जाता है कि अगर इसमें कोई भी सच्चाई नहीं है तो फिर आपको जनता के बीच और कानून की लड़ाई लड़नी चाहिए। जहां तक ईडी पर आरोप लगाने का सवाल है, तो देखिए ईडी पर आरोप लगाने से बहुत कुछ फर्क पड़ने वाला है नहीं, क्योंकि तो बहुत लंबे समय से कह रहे हैं। राजनीतिक रूप से और कानूनी रूप से कांग्रेस को लड़ाई लड़नी पड़ेगी, और ये गंभीर मुद्दा है। और इतना गंभीर मुद्दा है कि भारतीय जनता पार्टी पर आरोप लगाते हैं, सरकार पर आरोप लगाते हैं, तो इससे वो किसी भी लेवल पर ले जा सकते हैं और कांग्रेस का जो शीर्ष नेतृत्व है उसको कहीं पर भी खड़ा कर सकती है। तो ये कांग्रेस को सोचना पड़ेगा कि लड़ाई कैसे लड़नी है। कांग्रेस, चलिए ठीक है, बचाव में है, कांग्रेस कह रही है कि इंटेंशनली किया जा रहा है, लेकिन क्या कांग्रेस को आपको नहीं लगता कि एजेएल और यंग इंडियन के रिश्ते को स्पष्ट करना चाहिए? आम जन भी तो ये देख ही रहा है, अगर राजनीतिक तौर पर ही ये कार्रवाई की जा रही है, जो भी है अपने पार्ट से, क्या कांग्रेस ने अपनी पूरी बात रखी, स्पष्टता से रखी? क्या आपको ये लगता है? नहीं, मैं यही कह रहा हूं आपको कि कांग्रेस जो कह रही है वो 2 शब्दों में पहले अपनी बात करती है, उसके बाद उसको राजनीतिक तरफ मोड़ देती है। मेरा मानना है कि कांग्रेस को करना ये चाहिए कि राजनीति, आप देखिए कितना भी जनता में जाके बोलेंगे राजनीति फंसा रहे हैं, तो जो आपके कांग्रेस के फॉलोअर्स मान लेंगे, लेकिन जो आम जनता वो कहेगी कि भाई अगर ये आरोप लग रहे हैं और अगर आरोप झूठे हैं तो तथ्यों के साथ में, कागजों के साथ में, आंकड़ों के साथ में जनता के बीच में आइए, उसका जवाब दीजिए। आरसीजे कमेंट, क्योंकि वक्त भी खत्म हो रहा है। आरसीजे, मैं कहना चाहूंगा कि जो राजनीतिक विशेषज्ञ हैं उन्होंने जो बात कही, ये बार बार कह रहे हैं। मैं कह रहा हूं ये आरोप नहीं, तथ्य बताते हैं। ईडी ने जितनी जो कार्रवाई की उसके आंकड़े बताते हैं, ईडी के मुकदमों में कितनी सजा हुई ये आंकड़े बताते हैं। तो इनके नजरिए में आरोप है, हम तथ्यों से बात कर रहे हैं कि तथ्य क्या है। और इसके लिए देश के अलग अलग हाईकोर्ट्स ने ईडी को लेकर क्या कहा और सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा, ये सब के मानस पटल पे है। दूसरा, बीजेपी के प्रवक्ता ने कहा, बार बार 2000 करोड़ का जिक्र करते हैं। मैं इनसे पूछना चाहता हूं, एक पेज पर यहां से दिखा दे कि एजीएल की ये जो प्रॉपर्टी, ये जो संपत्ति, कलकत्ता, बॉम्बे, लखनऊ, कहीं के भी कोई संपत्ति का कागज ये बताए कि ये संपत्ति यंग इंडिया को स्थानांतरित हुई, नहीं बता पाएंगे। ये इनको बेचैन आखिर कौन कर रहा है? इस देश के अंदर सच्चाई और न्याय की लड़ाई कौन लड़ रहा है? नेशनल हेराल्ड के नाम पे जो भोपाल की संपत्ति थी वो इन्हीं के कांग्रेस लीडर ने बेच के और वहां पे मॉल कैसे बनवा दिया? लखनऊ के अंदर जो भवन है उसके अंदर शराब की दुकानें कैसे चल रही है? ये भी ये बताएं, फिर जवाब दें। सत्ता पे, कुर्सी पे बैठे हुए लोगों की जवाबदेही तय करने के लिए करती है। उनको जब बेचैन करती है तो ईडी को आगे। श्वेता जी, जनता से इतने प्रश्न पूछिए, पूछना चाहते हैं कहीं अगर ऐसी स्कीम चल रही हो कि 20,000 रुपए का लोन केवल 50 रुपए में चुकता हो जाता हो, तो कौन ऐसी जनता होगी जो जाकर के वहां
भी इसका फायदा नहीं उठाएगी। और हमारे सिंपल सी बात है, भोली वाली जनता कोई करोड़ों वाली बात समझ में नहीं आती। 20,000 रुपए का लोन 50 रुपए में चुकता, यही इन्होंने किया है। 2,000 करोड़ की संपत्ति इन्होंने हड़पने के बाद में भोपाल में तो मॉल बना दिया, मॉल बना के वेरियस उसमें एक्टिविटी शुरू हो गई। लखनऊ के अंदर अपूर्वा जी, बिल्कुल आरसी जी, अपूर्वा जी, ठीक है, लेकिन ठीक है, देखिए जनता समझ ना पाए। चलिए ठीक है, देखिए हर कोई इस मामले को देख रहा है, हर कोई इस मामले को देख रहा है। मामला कोर्ट में है, सुनवाई जारी है, इंतजार सभी को आखिर क्या होता है, आखिर इसमें आगे क्या होता है। चलिए ठीक है अपूर्वा जी, क्योंकि मामला कोर्ट में है और जिस तरह से ईडी सबूत दे रही है या मामला कांग्रेस की तरफ से स्टैंड रखा जा रहा है, आगे कोर्ट बताएगा, न्यायालय की तरफ से न्याय होगा, ये तो सबको इंतजार है। अगर इनको सत्येन जी भरोसा था तो अपनी बारी का इंतजार करते। ठीक है, जब मैं पूछ रहा हूं कि एक भी मामले में आज तक गांधी परिवार के किसी ने तो न्यायालय के सामने प्रस्तुत कर दिए गए। चलिए ठीक है, सत्येन जी सर एक फाइनल कमेंट चाहिए सर। चलिए रुकिए ठीक है, शर्म करिए। तुम जो सम्मान फेंक रहे हो बहुत चलिए आरसी जी एक मिनट, ठीक है, चलिए ठीक है आरसी जी एक सेकंड, सत्येन जी एक फाइनल कमेंट, सत्येन जी एक फाइनल कमेंट सर, सत्येन जी एक फाइनल कमेंट जी। हाँ श्वेता जी, सर इस पूरे मामले में एक फाइनल कमेंट चाहेंगे। दोनों तरफ से अपनी बात रखी जाती है, राजनीतिक रंग दिया जा रहा है, ईडी अपनी कार्रवाई कर रही है, मामला न्यायालय में है। फाइनल कमेंट जी। श्वेता जी, मैं सिर्फ ये कहना चाहूंगा, मैं राजनीतिक विवाद में नहीं पड़ रहा, लेकिन एक पूर्व अधिकारी होने के नाते अपने अनुभव के आधार पर कह रहा हूं, ईडी के पास इस मामले में बहुत पुख्ता सबूत है, बहुत अच्छे तथ्य हैं, जो कि अब अदालत उसकी विवेचना करेगी। जी ठीक है, चलिए क्योंकि वक्त खत्म हो चुका है, बहुत शुक्रिया आप सभी का इस चर्चा में शामिल होने के लिए। देखिए साजिश करता थे, साजिश रची गई, बहुत बड़ा मामला नेशनल हेराल्ड का है क्योंकि करोड़ों का फॉल्ट हुआ, ये कहा जा रहा है। आरोप सीधे तौर पर राहुल गांधी सोनिया गांधी पर है, मामला न्यायालय में है, लगातार ईडी अपनी तरफ से सबूत भी रख रही है और जिस तरह से कहा जा रहा है कि सबूत है, न्यायालय में है तो फिर भरोसा न्यायालय पर करना चाहिए कि जो भी होगा न्याय होगा, अगर गलत है तो खारिज भी होगा, सही है तो सजा भी होगी। लेकिन राजनीतिक तौर पर कोई कितना भी कोशिश कर ले, लेकिन अगर कोई बेगुनाह है तो उसे सलाखों के पीछे नहीं डाला जाएगा क्योंकि न्यायालय इसके लिए है। लेकिन जब सवाल उठते हैं, आंकड़े सामने आते हैं, तो सोचने के लिए आम जनता भी जरूर यहां पर मौजूद है और वो देख भी रही है कि आखिर क्या वाकई में ये मामले ऐसे हैं, और इंतजार भी है कि न्यायालय से इस मामले को लेकर कितना वक्त अभी और लग सकता है, क्योंकि 10 साल का वक्त तो यहां पर बीत गया है। लेकिन न्याय हो, ये मामले का पूरी तरह से खुलासा हो, क्योंकि सभी तथ्य सामने नहीं आते हैं, लेकिन हर कोई जानना जरूर चाहता है कि आखिर कितना बड़ा ये घोटाला किया गया, साजिश की गई या नहीं की गई। फिलहाल बिग फाइट लाइव में आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार।